देखते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने रजिस्टर सर्किट के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम लोग इंडक्टेंस सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। ओनली प्योर इंडक्टेंस सर्किट जब लगा रहता है, इंडक्टेंस किसी सर्किट में लगा रहता है तो उसमें कितना उसका ईएमएफ जनरेट होता है और साथ में उसका फेसर डायग्राम और वेव्स के बारे में समझेंगे और कुछ यूजेस भी देखेंगे। तो आज इसको हम तैयार करते हैं, देखते हैं इस वीडियो में। एसी सर्किट विथ इंडक्टर्स ओनली। लास्ट वीडियो में हमने देखा था एसी सर्किट विथ रेजिस्टेंस ओनली, उसमें रेजिस्टेंस था। अब आपका इंडक्टर के बारे में देखते हैं इस वीडियो में कि क्या होता है एसी सर्किट विथ इंडक्टर्स ओनली। तो सर्किट में आपको मालूम है कि इंडक्टर लगा रहता है, ठीक है, और यहाँ पर ये इंडक्टर्स लगा हुआ है और इसमें सप्लाई है V इक्वल टू आपका E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। ये साइनसोडियल वेव यहाँ दिखाया गया है एसी सर्किट के लिए, ठीक है। और इसमें कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, दैट विल बी E is equal to E0 sin omega t. There is generated induced EMF. Induced EMF जनरेट होता है यहाँ पर, तो E is equal to यहाँ पर इसका फार्मूला है L di by dt, L di by dt, ओके। L for the inductance और di by dt। अब यहाँ से di की वैल्यू हमने निकाला तो E इंटू डी टी अपॉन L, ठीक है। यहाँ से हमने di की वैल्यू निकाला तो E इंटू डी टी अपॉन L, तो di इज इक्वल टू E डी टी अपॉन L। E इज डिपेंड ओनली ऑन E0 साइन ओमेगा टी। जैसा आपने देखा कि E की जो वैल्यू है दैट विल बी डिपेंड अपॉन E0 साइन ओमेगा टी, ओके। तो ये वैल्यू यहाँ हमने पुट कर दिया कि di इज इक्वल टू E की जगह E0 साइन ओमेगा टी अपॉन L dt, ओके। देन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया तो ये di का i हो जाएगा। E0 और L यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है इसलिए इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे और इसको साइन ओमेगा टी dt हमने इंटीग्रेट कर दिया। तो इंटीग्रेट करने से क्या होता है, पूरे सर्किट का कितना ये करंट है ये समझ में आ जाता है। तो ये E0 अपॉन L साइन इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये देख लीजिएगा, इसको याद करना पड़ेगा, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। ये साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी होता है और डबल इंटीग्रेशन होता है ओमेगा टी का, तो ये आ जाता है 1 अपॉन ओमेगा। तो ये आ जाता है माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, ठीक है। तो I इज इक्वल टू ये माइनस E0 अपॉन L कॉस ओमेगा टी। I0 ये L ओमेगा, ये L यहाँ पर ये ओमेगा भी है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये ओमेगा भी है, L ओमेगा आगे हम लिख रहे हैं लेकिन यहाँ प्रिंट हुआ है ये L ओमेगा होगा, ओके। देन ये I इज इक्वल टू E0 अपॉन L ओमेगा साइन। अब इस ओमेगा टी को हमने कॉस ओमेगा टी को हमने बदल दिया साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा। पाई बाई 2 का क्या मतलब है, 90 माइनस थीटा। ये आपने पीछे पढ़ा होगा 10th क्लास में भी, और ये फार्मूला है, इसको 90 माइनस थीटा कॉस ओमेगा थीटा ओमेगा टी इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा होता है। और इसको भी अगर हम साइज को बदल दें तो ये जो माइनस साइन यहाँ पर लगा हुआ था दैट विल बी रिमूव और वो हो जाएगा ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पर ये माइनस साइन था पीछे, यहाँ पर माइनस साइन लगा हुआ था पीछे, तो E0 अपॉन L ओमेगा साइन ओमेगा पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। तो हमने ओमेगा को पहले लिख दिया तो साइन से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो साइन कैंसिल आउट हो गया है। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 1 देन ओमेगा टी इज द मैक्सिमम। आपको मालूम है कि साइन की वैल्यू जो है 1, यानी जब 1 होता है तभी इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है, साइन ओमेगा टी की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो यह जो वैल्यू है क्या, साइन ओमेगा टी ऑफ माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल टू 1, ये पूरे की जगह पर ये साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 की जगह अगर हम 1 रखें तो यह फॉर्मूला फिर से बन जाता है क्या कि E0 अपॉन L ओमेगा को हमने I0 लिख दिया, और ये साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। इन रजिस्टर पहले हमने देखा है कि I एंड I0 इन द सेम फेज। पिछले वीडियो में ही हमने देखा है कि I0 एंड I in the same phase, but this is the equation for the current of inductors only. In AC current, then their phase difference is equal to pi by 2. ये जो इनके बीच में जो phase difference आ जाएगा, that will be pi by 2 between E and I. E और I के बीच में जो phase difference है, that will be 5 by 2। अब कैसा 5 by 2 जरा यहाँ पर समझिएगा कि 5 by 2 का क्या मतलब है। यहाँ पर कि ये फेज डिफरेंस है, ये है कि ये E जो है लीड्स पाई बाई 2, ये E यहाँ है, E लीड्स पाई बाई 2 फ्रॉम I। तो अभी हम देखेंगे फेज डायग्राम जो हमने लिए बताया हुआ है आगे, कि उसमें ये जो E जो है वो I से 5 बाई 2 आगे है, ठीक है, और I लैक्स बाई 5 बाई 2 फ्रॉम E, मतलब I जो है बिहाइंड है, पीछे है पाई बाई 2 वैल्यू फ्रॉम द E। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, इस तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पर। तो फेज डिफरेंस ये I लीड्स, अब यहाँ पर समझ सकते हैं यहाँ से कि I और I0 में फेज डिफरेंस कितना है, यह किसके बराबर है, पाई बाई 2 माइनस है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि E की वैल्यू जो होती है वो लीड्स बाई 5 बाई 2 बाई I फ्रॉम द I, या इसको दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं I लेक्स बाई 5 बाई 2 फ्रॉम E। ओके, तो इसमें देखिए अगर हम इसके बारे में बात करें कि अपोजिशन ऑफ करंट, अब यहाँ पर जो पिछले उसमें देखा हम लोगों ने कि ये जो आपका पिछला ये I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, तो यहाँ पर ये साइन ओमेगा माइनस पाई बाई 2 पूरे होल की जगह पर अगर हम XL पुट करें तो ये हो जाएगा ये E अपन I0 L ओमेगा इज इक्वल टू XL। अब ये XL किसके लिए यूज हुआ है, दैट इज फॉर द इंडक्टिव रेजिस्टेंस। ओके, दैट इज फॉर द इंडक्टिव रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है इसलिए इसकी यूनिट ओम्स होती है। ओके, अगर हम इसके बारे में और समझें, पिछली बार हमने देखा पिछले वीडियो में रेजिस्टर्स के संबंध में कि इन रेजिस्टर्स व्हेन वी अप्लाई द करंट there is a collision of the free electron, they passes oppose free electron, they oppose the current that is in the resistance। होता क्या है रेजिस्टेंस में जनरली हम देखते हैं कि जब हम करंट फ्लो करते हैं, करंट उस कंडक्टर से फ्लो होता है, उस रेजिस्टर से फ्लो होता है, तो आपने को मालूम है कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करते हैं और रेंडमली मूव करते हैं, और रेंडमली मूव करने के कारण वो एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, और कोलाइड करने के कारण ही वो उसमें रेजिस्टेंस होता है जो कि करंट का अपोज करता है। ठीक है, ये प्रिंसिपल आपको मालूम है कि कोलाइजन के वजह से ही, इलेक्ट्रॉन के कोलाइजन के वजह से ही उसमें
करंट का रेजिस्टेंस जनरेट होता है और वो करंट का अपोज करता है। और इसके वजह से क्या क्या होता है, उसमें हीट भी प्रोड्यूस होता है, कोलाइजन टकराते हैं तो हीट भी प्रोड्यूस होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिड्यूस हो जाती है एंड रेजिस्टेंस जो है इंक्रीज होता है, जिससे कि करंट फ्लो होने में जितना रेजिस्टेंस अधिक होता है करंट उसमें कम फ्लो होता है। ठीक है, बट इन केस ऑफ द इंडक्टेंस अभी हमने देखा कि ड्यू टू द चार्ज इन द फ्लक्स इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस। यहां पर क्या होता है कि चार्ज, ये कंपेयर किया हमने, ध्यान रखिएगा रेजिस्टेंस से और इंडक्टेंस सर्किट से, कि इंडक्टेंस ड्यू टू द चेंज इन फ्लक्स इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस दैट अपोज द ओरिजिनल ईएमएफ। ओके, इंड्यूस्ड ईएमएफ के जनरेट होने से, फ्लक्स में चेंज होने की वजह से इंड्यूस्ड करंट जनरेट होता है, जो कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है, जो कि ओरिजिनल जो उसका ईएमएफ होता है उसका अपोज करता है, अपोज द ओरिजिनल ईएमएफ एंड द करंट। सो बोथ वर्क, जैसे यहां भी रेजिस्टेंस में भी हमने देखा कि वो करंट को अपोज कर रहा था, या भी करंट को अपोज कर रहा है, इसका मतलब कि दोनों का काम सेम है, बोथ वर्क सेम, अपोजिशन ऑफ द करंट, बट दोनों का मेथड जो है अलग अलग होता है। अब यहां से हम I0 की वैल्यू अगर हम निकालें, ये E0 अपन I0 इज इक्वल टू XL, तो I0 इज इक्वल टू E0 अपन XL। तो XL आपको मालूम है इंड्यूस्ड करंट है, इंड्यूस्ड इंडक्टिव रेजिस्टेंस है, तो XL इज द इंक्रीज्ड। यहाँ फार्मूले को देखेंगे कि अगर XL को, ये दोनों कैसे हैं, इनवर्स रिलेशन है। ध्यान दीजिए, ये बड़े इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं हम कि ये दोनों में इनवर्स रिलेशन है। ये बढ़ेगा XL, मतलब इंड्यूस्ड इंडक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो I0 की वैल्यू कम हो जाएगी, और अगर XL कम होगा तो I0 की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये था आपका पोजीशन ऑफ करंट। अब इसी में एक चीज और है, अगर यह करंट डीसी अगर हम सप्लाई कर रहे हैं तब क्या होता है, जरा देखिए कि ओमेगा जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, अगर डीसी करंट जब उसमें होता है तो दैट विल बी बिकम जीरो। तो जो XL है इंडक्टिव रेजिस्टेंस, वो कितना हो जाता है, ओमेगा जीरो है तो ये भी जीरो हो जाता है। मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस जो रोकने वाला प्रोसेस है वो जीरो हो गया, तो इट विल अलाउ द डीसी, इसका मतलब उसमें से डीसी करंट पास हो जाएगा। लेकिन एसी करंट के बारे में क्या है कि ओमेगा इज हाई, यहाँ पर ओमेगा हाई हो जाता है तो XL भी हाई हो जाता है, इंडक्टिव रेजिस्टेंस भी हाई हो जाता है, जिसके वजह से फॉर हाई वैल्यू ऑफ ओमेगा AC विल बी ब्लॉक्ड। क्या कर देता है, यह AC को ब्लॉक कर देता है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें देखिए वेव डायग्राम कैसे बनता है, आपकी बुक में भी बना के दिया हुआ है, थोड़ा सा उसमें भी आप ध्यान दीजिएगा, मैं भी बनाने की कोशिश किया है मैंने। देखिए ये 5/2 लीड्स कर रहा है, ये देखिए मैंने पहले आपसे कहा था कि आपको कि जो आपका E लीड्स बाय 5/2 फ्रॉम द I, E जो है I से 5/2 लीड्स करता है। देखिए ये नीचे है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये लीड्स कर रहा है, ये लेग्स कर रहा है। ये I0 है, देखिए I0, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t माइनस पाई/2 से लेग्स है, और ये जो है E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा t, ये आगे है। ओके, तो यही है I इज बीइंग बिहाइंड बाई पाई/2 ऑफ E। तो इस तरीके का ये वेव डायग्राम भी बनाने के लिए आपसे दिया जा सकता है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। अब एक है फेसर डायग्राम। फेसर डायग्राम के बारे में देखिए, इसी को हम दूसरे तरीके से समझते हैं कि ये तो ओमेगा t है, देखिए ये जो वैल्यू है E0 है,
है ना, ये E0 है। डायग्राम में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, दैट विल बी E0, और नीचे जो है ये I0 है। तो ये लीड्स कर रहा है ओमेगा टी से, और ये कितना है, इतना ही से, ये 5/2 से ये कम कर रहा है, पीछे बिहाइंड है। तो ये फेजर डायग्राम कहलाता है। इधर अगर I को रिप्रेजेंट करें और नीचे I को रिप्रेजेंट करें तो ये डायग्राम इस तरीके से बनता है इसका, इसलिए ये डायग्राम कहलाता है फेजर डायग्राम। और अगर इसमें पावर की बात करें कि पावर इज 0, देखा आपने करंट में रेजिस्टेंस में तो पावर हाई था, लेकिन यहाँ पावर 0 हो जाता है। इफ द एंगल बिटवीन द E एंड I इज 90 डिग्री, E और I के बीच में आपने फेजर डायग्राम देखा, उसमें अगर दोनों के बीच में 90 डिग्री का डिफरेंस हो जाता है, तो देन व्हेन E इज मैक्सिमम I इज 0। E मैक्सिमम होगा तो I की वैल्यू 0 हो जाएगी, बट इफ I इज इक्वल टू 90 डिग्री देन E इज इक्वल टू 0। I की वैल्यू अगर 90 डिग्री होती है तो E की वैल्यू 0 हो जाती है। तो इस तरीके से ये अपोजिट चलता रहता है π/2 के फेज डिफरेंस से। ठीक है, तो ये था आपका एक पोर्शन यहाँ पर कि करंट जब कंडक्टिव सर्किट पे होता है तब क्या होता है। इसी तरीके से एक आपको हम बताएं दूसरा कि इसमें कुछ यूजेस कैसे होता है, कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो आपको मैं बता दूं, जरा ध्यान दीजिएगा, इसका यूज कहाँ होता है। आपने देखा होगा पहले की जो फैंस आते थे, ये मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा है इसका, हमने शॉर्ट में दिया हुआ है। जो पहले के फैंस आते थे, आप ध्यान देंगे कि उसमें ऑलरेडी एक रेगुलेटर दिया जाता था, है ना। अब जो फैन आते हैं उसमें देखिए आपको रेगुलेटर नहीं मिलता है, एक इंडक्टिव सर्किट से बना हुआ छोटे छोटे आजकल रेगुलेटर लगे रहते हैं बोर्ड में ही, है ना। वो इसी बेस पर काम करते हैं क्योंकि वो इंडक्टेंस रजिस्टर रेगुलेटर्स होते हैं। वो क्या करता था, उसमें रेजिस्टेंस लगा रहा, पहले वाले जो रेगुलेटर होते थे उसमें जैसे 1 पर घुमा रहे हम, 2 पे घुमा रहे, कम या ज्यादा कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस नहीं चेंज होता था। ठीक है, करंट की वैल्यू ज्यादा उसमें खर्चा नहीं होती थी, करंट उतना ही पास होता था। लेकिन होता क्या था कि उसमें रेजिस्टेंस का यूज किया जाता था। और आजकल जो रेगुलेटर्स आ रहे हैं, देखा होगा छोटे छोटे बोर्ड में जो लगे रहते हैं, वो इंडक्टेंस रेगुलेटर्स होते हैं। ठीक है, ये आप थोड़ा सा चेक करिएगा, पहले वाले जिनके पास फैन है और अब जो फैन है उसमें क्या डिफरेंस है। दूसरा इसका यूज किया जाता है स्टार्टर और द ट्यूबलाइट। जो पहले की जो ट्यूबलाइट आती थी उसमें एक देखा होगा आपने, एक बड़ा सा होल्ड करने के लिए ट्यूबलाइट को एक सिस्टम लगा रहता था, उसमें एक चौक लगा रहता था, चौक के साथ एक स्टार्टर लगाना पड़ता था अलग से। तो जैसे ही स्टार्टर लगाते थे वैसे ही ट्यूबलाइट ऑन हो जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, आप ध्यान देंगे आप, ये जो ओल्ड ट्यूबलाइट है उसमें होता था, आजकल इंडक्टेंस स्टार्टर ऑलरेडी उसमें लगा रहता है ट्यूबलाइट के अंदर, उसमें फ्लक्चुएशन की जरूरत नहीं पड़ती है, फ्लक्चुएशन की जरूरत नहीं पड़ती है, और वह जो फ्लक्चुएशन ऑटोमेटिक वो गेन कर लेता है। ठीक है, तो ये स्टार्टर का में भी, आधुनिक स्टार्टर में भी इसका यूज हो रहा है। तो ये दो बातें जरा आप अपने बुक में पढ़िएगा, क्योंकि इसका यूज जो है बहुत ज्यादा किया जा रहा है, यहाँ पर भी रेगुलेटर के फॉर्म में भी और स्टार्टर के फॉर्म में भी। अब तो रेगुलेटर यूज ही नहीं हो रहा है, वो इंडक्टेंस रेजिस्टेंशन रेगुलेटर्स यूज होते हैं, और ये स्टार्टर में भी इंडक्टर रहता ही नहीं है, ऑटोमेटिक उसमें सिस्टम इंडक्टेंस का सर्किट दे दिया जाता है तो वो अपने आप जल जाती है। तो पहले उसको जलाना पड़ता था स्टार्टर लगा करके, जैसे स्पार्किंग करते थे तब जा करके वो ट्यूबलाइट जलती थी। तो ये दो मेन यूजेज हैं इसके, और भी आपके यूजेज आपकी बुक में दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा और इसको कंप्लीट कीजिए आगे नेक्स्ट वीडियो।